हम सभी ने अपने जीवन में किसी ना किसी तरह का इंतजार जरूर किया है। कभी किसी चीज का इंतजार, तो कभी किसी इंसान का इंतजार, तो कभी किसी सिचुएशन का इंतजार, कभी एग्जाम का इंतजार, तो कभी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार, कभी नौकरी की उस चिट्ठी या उस ईमेल का इंतजार, तो कभी प्रमोशन का इंतजार। तरह तरह के इंतजार हमारे जीवन में रहे हैं और शायद अभी भी हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको यह पता चले कि जिस इंतजार में आप हैं उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई दूसरा छोर नहीं है, पता नहीं वो कब पूरा हो। तो आप कितने धैर्य, कितने पेशेंस के साथ खुद को संभाल कर रख पाएंगे? यही है आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। और आज की कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की छुट्टी। तो कहानी की शुरुआत होती है बंगाल के एक छोटे से गांव से, जहां पर कुछ 10, 12, 13, 14 साल के कम उम्र के लड़के कुछ खेल खेल रहे हैं। इन लड़कों में हमारी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर फुटिक चक्रवर्ती, जो कि इस छोटे से गैंग का लीडर भी है, वो कोई नया खेल इजाद करने की कोशिश कर रहा है एक लकड़ी के टुकड़े से, जिसके साथ वो कुछ करने वाले हैं। अब इतने में ही इन लड़कों के बीच एक छोटे से बच्चे की एंट्री होती है, मक्खन चक्रवर्ती, जो कि फुटिक का छोटा भाई है। अब मक्खन जिद करता है खेलने के लिए, लेकिन फुटिक चाहता है कि वो थोड़ा दूर रहे, कहीं उसे चोट ना लग जाए। लेकिन मक्खन फिर भी जिद करता है, तो फुटिक और उसके दोस्त मिलकर उसे उस लकड़ी के फट्टे पर बैठाते हैं और जिस तरह से उसे आगे धकेलते हैं, अल्टीमेटली मक्खन गिर जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब फुटिक कोई 12-13 साल का लड़का है और मक्खन उससे भी छोटा है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों भाई लड़ने लगते हैं। फुटिक मक्खन को एक अच्छा सा थप्पड़ लगाता है, तो मक्खन दौड़ते हुए घर चला जाता है, रोते हुए अपनी मां को बताने के लिए। अब इसके बाद सभी लड़के इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। फुटिक वहीं नदी के किनारे बैठ जाता है और देखता है कि एक नाव अभी वहां आकर रुकी है। नाव में से कई लोग निकलते हैं और उनमें से एक व्यक्ति निकलता है जो फुटिक से पूछता है कि चक्रवर्ती परिवार का घर कहां है। चक्रवर्ती परिवार मतलब फुटिक का अपना घर। तो फुटिक क्योंकि थोड़ा अपसेट है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। वैसे उसे पता होता है उसका अपना ही घर है, तो लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर वो व्यक्ति किसी से पूछते पाछते वहां उनके घर का रास्ता पकड़ता है। उधर घर पर मक्खन मां को पहले ही बता देता है कि भैया ने मुझे मारा, तो मां एक व्यक्ति के हाथों मक्खन को बुलवाने के लिए भेजती है कि उसे फटाफट पकड़ के लाओ। अब वो व्यक्ति मक्खन को जब नदी के किनारे बैठे हुए देखता है तो उसे गोद में उठाता है और घर की तरफ चल देता है। अब घर पहुंचकर फुटिक को अच्छी खासी लताड़ पड़ती है कि क्यों वो हमेशा अपने छोटे भाई को मारता है, उसे तंग करता है। और इतने में ही वो व्यक्ति जिसने नदी किनारे फुटिक से पूछा था कि चक्रवर्ती परिवार का घर कहां है, अचानक से उसकी एंट्री होती है घर में और उन्हें देखते ही मां की आंखें भर आती हैं। तो फुटिक और मक्खन दोनों भाइयों को लगता है कि व्यक्ति कौन है, मां ऐसे इन्हें देखकर रोने क्यों लगी। तो उन्हें पता चलता है कि ये हमारे मामा हैं, जो कुछ साल पहले घर छोड़कर चले गए थे नौकरी की तलाश में, पैसा कमाने, अपना घर बसाने। और इनके पीछे से ही मां की शादी हुई, ये दोनों पैदा हुए। तो ये पहली बार था कई सालों में कि फुटिक और मक्खन के मामा पहली बार अपनी बहन से मिलने आए थे। तो कुछ दिनों तक मामा जी अब उनके साथ उनके घर पर रहते हैं। फुटिक और मक्खन दोनों उनके साथ साथ लगे रहते हैं और जब उनके जाने का वक्त आता है तो अपनी बहन शांति से कहते हैं कि जिस तरह का गांव में माहौल है, जो वातावरण है और जिस तरह की पढ़ाई का लेवल यहां पर है, फुटिक यहां पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। वो बड़ा हो रहा है और उसे जरूरत है अच्छी शिक्षा की। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं जीवन में कभी तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। मैं सामने नहीं था जब तुम्हारी शादी हुई, दोनों बच्चे हुए, फिर तुम्हारे पति का देहांत हुआ। मैं ज्यादा कभी तुम्हारी हेल्प कर नहीं पाया हूं, तो ये एक काम मैं करना चाहता हूं कि मैं फुटिक को अपने साथ कलकत्ता लेकर जाना चाहता हूं। आज जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, जिस शहर को, उस जमाने में वो कलकत्ता हुआ करता था। तो मां
थोड़ा सा घबराती है इस बात को लेकर कि उनका बच्चा, बस 2 ही बच्चे थे, उनमें से भी एक उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन जब वहीं फुटिक बैठा होता है और मामा जी उससे पूछते हैं, क्यों फुटिक, चलोगे मेरे साथ कलकत्ता? तो फुटिक एकदम उछलकर हामी भरता है और एकदम खुश हो जाता है। देखकर माँ थोड़ा दुखी होती है कि इसे घर से जाने की इतनी ज्यादा जल्दी है, लेकिन फिर सोचती है कि हाँ, बात ठीक है, गांव में ना उस तरह की पढ़ाई है, ना उस तरह का माहौल है कि फुटिक को अच्छी शिक्षा मिल पाए या इसके आगे वो कुछ कर पाए। तो बस 2 दिन बाद ही विशंबर बाबू के साथ, मामा जी का नाम विशंबर दास, विशंबर बाबू के साथ फुटिक को रवाना कर दिया जाता है। मां और मक्खन बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फुटिक के मन में एक आशा होती है कि अब शहर जाकर, कलकत्ता जाकर वो बहुत सारी नई नई चीजें देखेगा, जीवन को एक नए तरीके से जिएगा। लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो विशंबर बाबू की पत्नी कुमुद, मतलब फुटिक की मामी, ये देखकर खुश नहीं होती कि उनके पति उनसे बिना सलाह लिए या उनसे बिना पूछे अपने भांजे को यहां पढ़ाने ले आए हैं। क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, उनके भी अपने 3 बच्चे थे और शहर की महंगाई में इतने खर्चों के बीच में एक और बच्चे को पालना, उसका पालन पोषण करना, उन्हें लगा कि ये थोड़ी तकलीफ की बात होगी। लेकिन विशंबर बाबू बिल्कुल क्लियर थे कि मैं अब इसे लेकर आया हूं, अभी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो वो अपने बच्चों के ही स्कूल में साथ में फुटिक का एडमिशन करवा देते हैं और अब फुटिक स्कूल जाना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में फुटिक के अंदर की वो खुशी, वो एक्साइटमेंट जाने लगता है, क्योंकि एक तो घर पर उसे अपने घर जैसा माहौल नहीं मिलता था। उसे हमेशा लगता था कि मैं कोई बाहर का व्यक्ति हूं और कहीं इन लोगों के बीच में आ गया हूं। और दूसरा, कलकत्ता शहर, इतना बड़ा शहर, उसमें इतना बड़ा स्कूल जिसमें उसका एडमिशन करवाया गया था, वो सब उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आया बच्चा था जिसने बहुत सिंपल चीजें देखी थी। ऊपर से घर पर मामी का व्यवहार, उसके अपने कजन्स का व्यवहार उसके प्रति उतना अच्छा नहीं था। तो धीरे धीरे उसके मन में खींच पैदा होने लगती है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। स्कूल में उसे टीचर से मार पड़ती है तो चुपचाप मार खाता है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है। और कुछ दिनों बाद घर पर एक ऐसी घटना होती है जिससे फुटिक के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। रात में सोते वक्त उसे मामा और मामी के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। उसे सुनाई देता है कि किस तरह मामी मामा से झगड़ रही हैं कि वो क्यों फुटिक को गांव से यहां लेकर आए और वो क्यों उसे अब गांव वापस नहीं भेजते हैं। उसी रात में कहीं वो अपने कजन्स की भी आपस में बात सुनता है कि जब फुटिक यहां से चला जाएगा तब वो अपने खिलौने निकालेंगे, तब वो नए तरह के खेल खेलेंगे, तभी वो एंजॉय कर पाएंगे। ये बात फुटिक के मन में बहुत गहरा घर कर जाती है। वो मायूस रहने लगता है। स्कूल में, घर में, पढ़ाई में, खेल में कहीं उसका मन नहीं लगता और इसीलिए वो एक दिन विशंबर बाबू के पास, अपने मामा के पास जाकर पूछता है कि वो उसे घर कब लेकर जाएंगे। वो कहते हैं कि अभी छुट्टियों में बहुत वक्त है, जब काली पूजा के वक्त स्कूल में छुट्टियां पड़ेंगी तब वो उसे उसके घर लेकर जाएंगे। अब काली पूजा में, उन छुट्टियों में अभी बहुत महीने बाकी थे और फुटिक के लिए यहां एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच एक दिन अचानक स्कूल में वो अपनी एक किताब खो देता है। घर आकर जब अपनी मामी को बताता है कि मुझसे किताब खो गई है और मुझे नई किताब के पैसे चाहिए, तो मामी उसे बहुत डांटती, बहुत बुरी फटकार लगाती और कहती हैं कि अब वो उसे पैसे नहीं देंगी, अब उसे जैसे पढ़ना है जाकर पढ़े। ये बात फुटिक को बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और धीरे धीरे उसे थोड़ा सा बुखार महसूस होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुखार हो रहा है, लेकिन यह बात कहने में भी उसे घबराहट महसूस होती है कि अगर मैंने मामी से बात कही, क्योंकि मामा भी घर पर नहीं है, तो न जाने वो किस तरह रिएक्ट करेंगी। तो वो चुपचाप अपने कमरे में लेटा रहता है। जब मामा आते हैं फिर शाम में उनसे पूछता है कि आप मुझे घर कब लेकर चलोगे। तो मामा भी थोड़ा झल्ला कर कहते हैं कि मैंने कहा था मैं तुम्हें छुट्टियों में लेकर चलूंगा, तो बार बार एक ही सवाल पूछने का क्या मतलब है। और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। रात बीतती है, सुबह होती है, स्कूल के लिए तैयार होने का वक्त आता है, तो सब देखते हैं कि फुटिक अपने कमरे में नहीं है। हल्की हल्की बारिश जो पिछली शाम को शुरू हो चुकी थी, अब वो तेज मूसलाधार बरसात में तब्दील हो जाती है।
पूरी बरसती बरसात में बिशंबर बाबू और सभी पड़ोसी फुटिक को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन फुटिक कहीं नहीं मिलता। उसके बाद जब मामा जी के पास कोई चारा नहीं बचता तो पुलिस स्टेशन जाकर फुटिक के लापता होने की खबर लिखवाते हैं। और फिर उस रात भरी बारिश में जब शहर घुटनों तक डूब चुका होता है, तब पुलिस वालों की गाड़ी आती है जिसमें से फुटिक को उतारा जाता है। मामा जी की सांस में सांस आती है कि फुटिक मिल गया, फुटिक वापस आ गया। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बुरी तरह से बुखार से, ज्वर से तड़प रहा है, उसका टेम्परेचर कम से कम 102-103 डिग्री पहुंच चुका है, तो वो घबरा जाते हैं। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर फुटिक को देखते हैं और बताते हैं कि बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बारिश में भीगने की वजह से अब इस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो फुटिक के लिए दवाइयां लिखते हैं और समझाते हैं कि लगातार उसके सर पर ठंडी पट्टियां की जाएं ताकि उसका बुखार कम आए। मामा जी रात भर उसके बिस्तर के किनारे बैठकर उसे ठंडी पट्टियां करते हैं, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं लेता। और सुबह होने तक जब बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है तो मामा जी गांव में अपनी बहन को बुलावा भेज देते हैं। कहीं दोपहर में जब फुटिक की आंख खुलती है, वो कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखता है तो देखता है कि सभी लोग वहां खड़े हैं, मामा, मामी, उसके सभी कजिन्स। मामा उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मां को यहां आने के लिए बुलावा भेज दिया है, वो कुछ ही घंटे में बस आती होंगी। ये बात सुनकर फुटिक एक बार फिर आंखें बंद कर लेता है। उसका बुखार कम नहीं होता, शरीर बुरी तरह तपने लगता है, सांस बुरी तरह से बढ़ने लगती है। और शाम होते होते मां और मक्खन दोनों वहां पहुंच जाते हैं। जब मां फुटिक को इस हालत में देखती हैं तो उनके आंसू नहीं रुकते। वो उसका सर अपनी गोद में रखती हैं, उसका सर सहलाती हैं और फुटिक की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। वो मां को देखकर मुस्कुराता है और उनसे कहता है, मुझे छुट्टी मिल गई मां। और इन्हीं शब्दों के साथ फुटिक की सांस चली जाती है। वो मां की गोद में दम तोड़ देता है। यह कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज में से एक कहानी है, जिसमें कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि आखिर में गलत कौन था। गलती किसकी थी? मां की, कि उन्होंने उस परिवार को ना जानते हुए भी अपने बच्चे को वहां भेजा? मामा जी की, कि अपने परिवार से विचार विमर्श किए बिना वो इस तरह से फुटिक को घर ले आए? फुटिक की, कि उस रात बुखार होते हुए भी और बाहर बारिश देखते हुए भी वो घर से भाग गया? या मामी की, जिन्होंने कभी भी फुटिक को अपने बच्चे की तरह नहीं स्वीकारा? आखिर गलत कौन था, यह बात पता नहीं चलती, लेकिन हां, अंत में जो होता है हम सभी उसे गलत कहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नाम, बंगाल रेनेसां मूवमेंट के जो कुछ नाम हैं, राजा राम मोहन रॉय या फिर फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उन कुछ नामों में साथ में लिए जाने वाला वो नाम लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके लेख, जिनकी कविताएं, जिनके डूडल्स, जिनकी कहानियां बंगाल में और फिर पूरे देश में स्वराज का स्रोत बनी। रविंद्रनाथ टैगोर सन 1913 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से नवाजे गए पहले भारतीय व्यक्ति बने, या यूं कहें कि पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने। उससे पहले कभी भी किसी यूरोप के बाहर के नागरिक को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर नहीं दिया गया था, लेकिन वो पहले व्यक्ति बने सन 1913 में। वो एक बहुत प्रभावशाली परिवार से आते थे, जिसमें उनके पिता एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ ब्रह्मो मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आगे चलकर ब्रह्मो मूवमेंट को ब्रह्मो समाज बनाने वाले उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले सिविल सर्वेंट थे। इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे हम कॉमनली आज की डेट में यूपीएससी एग्जाम के नाम से जानते हैं, उस वक्त तक केवल इंग्लिश सिटीजन्स को ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में रखा करती थी। लेकिन सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, पहले भारतीय बने जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर थे। आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।